मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समास के बारे में। समास किसे कहते हैं और समास कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास की परिभाषा भी हम कर चुके हैं। तत्पुरुष समास भी आगे मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कारक की विभक्ति के लोप होने के आधार पर हम इनको 6 भागों में बांटते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष की परिभाषा और करण तत्पुरुष की परिभाषा हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। साथ ही संप्रदान तत्पुरुष किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम बाकी के 3 भेद पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम तत्पुरुष समास के कुछ विशेष भेदों की चर्चा भी करेंगे। अलूक तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास और नए तत्पुरुष समास, जहां पर कारक की विभक्ति का लोप नहीं होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तत्पुरुष के इन भेदों को भी हम पढ़ेंगे। आइए अपादान तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। अपादान तत्पुरुष, इसको पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में जो विभक्ति आती है उसका एक क्रम होता है, तो 5वें नंबर पर हमारा अपादान आता है, तो पंचमी तत्पुरुष भी हम इसे कहते हैं। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का यहाँ पर विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अलग होने के भाव में। जब 2 वस्तुओं का अलगाव दिखाया जाता है, उनको अलग होने के बारे में जानकारी मिलती है, तो वहाँ पर हम से विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर वो विभक्ति लुप्त हो जाती है तो वहाँ पर हमारा अपादान तत्पुरुष बनता है। से विभक्ति करण कारक में भी होती है, लेकिन करण कारक में के द्वारा या सहायता के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अपादान कारक में से का प्रयोग हम अलगाव के लिए करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से हमें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। धनहीन, धनहीन हमारा समस्त पद है, इसका हम विग्रह करेंगे धन से हीन। तो यहाँ पर से शब्द का प्रयोग हमने अलग होने के लिए किया है, अलगाव के अर्थ में किया है। धन से हीन, हीन मतलब अलग होना, जिसके पास धन नहीं होता उसके लिए हम प्रयोग करेंगे धन से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट यानी अलग होना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जलहीन, जल से हीन। तो सभी शब्दों में हमने देखा यहाँ पर से का प्रयोग हमने 2 वस्तुओं के अलगाव के लिए किया है, इसी कारण से यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। जब हम विग्रह करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेंगे कि करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष दोनों में ही से विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हम अर्थ को समझ लेते हैं तो इन दोनों में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आइए अपादान तत्पुरुष के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण आप स्वयं देख सकते हैं। एक शब्द है यहाँ पर मदोन्मत्त। मदोन्मत्त जो शब्द है, अगर हमें उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मद से उन्मत्त, उन्मत्त होना यानी पागल होना, मद यानी नशा। जब नशे से कोई पागल हो जाता है तो उसके लिए हम एक विशेष प्रकार का शब्द प्रयोग करते हैं, मदोन्मत्त। आकाश पतित, आकाश से पतित, पतित यानी गिरना। तो यहाँ पर आकाश से गिरना यानी आकाश से अलग होने का भाव है, इसी कारण से यहाँ पर अपादान तत्पुरुष है। गुरु भाई, गुरु भाई भी ऐसा शब्द है जहाँ पर हमें कन्फ्यूजन होता है। गुरु के संबंध से भाई, यानी कि वो भाई नहीं है, लेकिन गुरु के अलावा, गुरु से अलग उसको भाई माना जा रहा है, तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। गुरु भाई में भी अपादान तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार आकाशवाणी, आकाश से आई हुई वाणी, उसको हम आकाशवाणी कहते हैं। तो आकाश से जब वाणी आ जाती है तो आकाश से वाणी अलग हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार जन्मांध शब्द में भी कन्फ्यूजन होता है। हमें लगता है जन्म से अंधा, यानी कि यहाँ पर जन्म से अंधा, अंधा जो पन है वो जन्म से उसके साथ है, तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन होता है करण तत्पुरुष समास के बारे में। लेकिन जन्म से अंधा होना यानी कि आंखें उसकी जन्म से नहीं है, आंखों का जन्म से अलग होना, तो इसी कारण से अलगाव की वजह से यहाँ भी अपादान तत्पुरुष होगा। अगर हम विग्रह करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो बड़ी आसानी से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। विग्रह करते हुए हमें समास की विभक्ति पर ध्यान देना है। अगर शब्द के अर्थ को हमने समझ लिया तो विभक्ति हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। आप यहाँ कुछ और उदाहरण देख सकते हैं, संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण और साथ में अपादान तत्पुरुष के उदाहरण। इनमें भी सारा खेल विभक्ति का है। अगर विभक्ति हमें समझ आ जाती है तो बड़ी आसानी से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी उदाहरणों को एक बार से आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रकार है संबंध तत्पुरुष। संबंध का विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की। यहाँ पर 2 वस्तुओं के बीच में संबंध दिखाने के लिए इन विभक्ति चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं राजकुमार, राजा का कुमार।
तो राजा और कुमार के बीच में संबंध है, इसीलिए यहाँ पर हमने का विभक्ति का प्रयोग किया है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। जीवन साथी, जीवन का साथी। घुड़दौड़, घुड़दौड़ जो शब्द है यहाँ पर जब हम विग्रह करते हैं तो घुड़दौड़ हमें पता है घोड़ों की दौड़ को कहते हैं। तो जो घुड़ शब्द है वो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो उसका रूप थोड़ा परिवर्तन कर देंगे, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो घुड़ से हम लिखेंगे घोड़ों की दौड़। इसी प्रकार से सिर दर्द, सिर का दर्द। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि सिर में दर्द, क्योंकि जब हम स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम ज़्यादातर यही बोलते हैं कि मेरे सिर में दर्द है। तो यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सिर में दर्द होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर का दर्द होगा। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। एक और शब्द है कनक घट। कनक घट, कनक का अर्थ होता है सोना और घट का अर्थ होता है मटका। तो ये नया शब्द हमें लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो हमें इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। कनक घट यानी कि सोने का मटका, कनक का घट। सेना नायक, सेना का नायक। उद्योगपति, उद्योग का पति। तो इस प्रकार से जब दो वस्तुओं के बीच में संबंध दिखाया जाता है और उस विभक्ति का हम लोप कर देते हैं, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष। जैसा कि पहले के प्रकार हमने किए हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में पर। अधिकरण का अर्थ होता है आधार। जब हम में का प्रयोग या पर का प्रयोग किसी वस्तु के आधार के अर्थ में करते हैं तो वहाँ पर हमारा अधिकरण कारक होता है। कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। जग बीती, जग पर बीती। जग यहाँ पर संसार के अर्थ में है। शरणागत, शरण में आगत। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। कला निपुण, कला में निपुण। देशाटन, देश में अटन। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ये जो शब्द है रेलगाड़ी, यहाँ पर भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसका विग्रह होगा रेल की गाड़ी। रेल की गाड़ी नहीं होती है, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ज़्यादातर परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। रस मग्न, रस में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। आप बीती शब्द में भी कन्फ्यूजन होता है। आप पर बीती, अपने आप पर जो बीतती है उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं आप बीती। संबंध तत्पुरुष के कुछ और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इन उदाहरण को आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप इन उदाहरणों को पढ़ेंगे तो कुछ नए शब्द आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एक शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं वन मानुष। वन मानुष का ज़्यादातर विग्रह इस प्रकार से किया जाता है वन में मानुष। वन में मानुष नहीं होगा, वन का मानुष। वन में जो वन और जो मानुष है उसका आपस में संबंध दिखाया गया है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसका विग्रह करते हैं वन में मानुष यानी जंगल में मानुष यानी मनुष्य। आप इन सभी उदाहरणों को एक बार जरूर पढ़िएगा, आपको नए शब्द जरूर मिलेंगे। इसी प्रकार से अधिकरण तत्पुरुष के भी उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ नए शब्द आपको देखने को मिलेंगे। एक उदाहरण यहाँ पर है हरफन मोला। हरफन मोला का अगर हमें अर्थ समझ नहीं आता है तो फिर से हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इसका हम इस तरह से विग्रह करेंगे हर फन में मोला, क्योंकि ये उर्दू भाषा का शब्द है और हरफन मोला होता है जो इंजॉय करने वाला व्यक्ति होता है, मस्ती करने वाला व्यक्ति होता है। हर फन में मोला। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है दानवीर। दानवीर का ज़्यादातर विग्रह इसी प्रकार से करते हैं दान का वीर, यानी कि वहाँ पर का विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दान में वीर, दान देने में वीर। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से विग्रह करेंगे, अधिकरण तत्पुरुष के हिसाब से विग्रह करेंगे। तो आपने बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब हम शब्द को पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को समझेंगे और अर्थ को समझने के बाद विग्रह करते हुए कारक की सही विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर सही विभक्ति का प्रयोग हम कर पाते हैं तो तत्पुरुष समास के 6 भेद बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तत्पुरुष समास के ये 6 भेद हमने कारक की विभक्ति के लोप के आधार पर पढ़े हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जिन समास का पहला पद कोई निषेधवाची शब्द होता है या फिर नकारात्मक शब्द होता है तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार का तत्पुरुष समास का हमने नाम दे दिया है न तत्पुरुष समास। साथ ही तत्पुरुष समास के 2 और उपभेद बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कारक की विभक्ति का तो प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जब हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा पढ़ी थी तो हमने एक विशेष बात देखी थी कि जो हमारा तत्पुरुष समास होगा उसमें जो पहला पद होगा वो विशेषण का कार्य करेगा और जो दूसरा पद होगा वो विशेष्य का कार्य करेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण हमें मिलेंगे जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा, उपमेय या उपमान का संबंध होगा। तो उस आधार पर हम तत्पुरुष समास को आगे
आगे दो और भागों में बांट देते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास, जिसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं न तत्पुरुष समास क्या होता है। परीक्षा में कभी कभी इसके उदाहरण दे दिए जाते हैं। न तत्पुरुष समास, निषेध या अभाव के अर्थ में किसी शब्द के आगे अगर हम अ या अन लगा देते हैं, अ और अन लगाने से पूरे शब्द का अर्थ नकारात्मक हो जाता है, तो वहाँ पर न तत्पुरुष समास होता है। यानी कि ज़्यादातर यहाँ पर हम अ और अन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे और साथ में जो शब्द होगा उसके अर्थ पर भी ध्यान देंगे कि वहाँ पर अभाव दिखाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अहित, न हित, अधर्म, न धर्म, अनुदार, न उदार। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो नहीं के अर्थ में, निषेध के अर्थ में हम उसमें न लगा देंगे। अनिष्ट, न इष्ट, अपूर्ण, न पूर्ण, यानी जो पूरा नहीं है उसको अपूर्ण कहेंगे। असंभव, न संभव, यानी जो संभव नहीं है। अनाश्रित, न आश्रित, यानी जो आश्रित नहीं है। अनाचार, न आचार, यानी कि जो आचार नहीं है। आचार यानी व्यवहार। आचार भी दो शब्द होते हैं, आचार खाने वाला होता है, आचार व्यवहार को कहते हैं। यहाँ पर अन जो उपसर्ग है उसका प्रयोग हम ज़्यादातर तत्सम शब्दों में करते हैं, क्योंकि अन जो हमारा उपसर्ग है वो संस्कृत भाषा का उपसर्ग है और तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में हम इन उपसर्गों का प्रयोग नहीं करते हैं। साथ ही जैसे ही हमने न तत्पुरुष की परिभाषा पढ़ी तो वहाँ पर दिखाया गया है कि जहाँ पर हमें निषेध या अभाव का अर्थ होता है वहाँ पर हमारा न तत्पुरुष समास होता है। तो कुछ शब्द ऐसे भी हमें मिल जाते हैं जहाँ पर अ और अन उपसर्ग नहीं होता है, कुछ और प्रकार के उपसर्ग होते हैं और पूरे अर्थ में अभाव या निषेध दिखाया जाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं ना गवार, यहाँ पर ना उपसर्ग का प्रयोग किया है, लेकिन पूरे शब्द को जब हम देखते हैं ना गवार यानी जो हमें गवारा नहीं होती है चीज़, उसके लिए हम ये शब्द प्रयोग करते हैं और ये उर्दू भाषा का शब्द है। इसलिए कुछ ऐसे शब्द भी हम न तत्पुरुष में रखते हैं जहाँ पर अ और अन उपसर्ग नहीं लगता, लेकिन जो पूरे शब्द का अर्थ है वो निषेध दिखाता है, अभाव दिखाता है। गैर हाजिर, ये भी उर्दू का शब्द है। नालायक, यहाँ पर भी ना का प्रयोग किया है। नापसंद, नाबालिग, गैर वाजिब। तो इन शब्दों में निषेध के अर्थ की वजह से यहाँ पर न तत्पुरुष है। न तत्पुरुष समास में अ, अन, न, ना, गर, ये सारे ही उपसर्ग हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ में पूरे शब्द के अर्थ को जब हम देखेंगे तो वो निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द बनेगा, जिसका अर्थ निषेधात्मक होगा। आशा करती हूँ आपको न तत्पुरुष समास समझ में आया होगा। बड़े ही आसान उदाहरण आते हैं इसके, जहाँ पर भी हमें नकारात्मक शब्द होता है और उपसर्ग के रूप में अ, अन, न या गैर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर हमारा न तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के दो और भेद हैं, अलूक तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। कभी कभी परीक्षाओं में इनसे भी पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर इनसे नहीं पूछा जाता प्रश्न, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अलूक तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलूक समास कहते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए मन सीज, मन में उत्पन्न, तो जो पहला पद है मन, मन के साथ जो में विभक्ति है वो यहाँ पर विलुप्त नहीं हुई है। वाचस्पति, वाणी का पति। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। धनंजय, धन को जय करने वाला। खेचर, आकाश में विचरने वाला। खेचर शब्द पक्षी का पर्यायवाची है, क्योंकि पक्षी आकाश में विचरण करते हैं, इसीलिए पक्षी के पर्यायवाची शब्द के रूप में हम खेचर शब्द का प्रयोग करते हैं। उपपद तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसे सामासिक शब्दों को उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जलज, जल जमा ज। जलज हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? कमल के फूल के लिए, क्योंकि जल में उत्पन्न होने की वजह से उसके लिए हमने पर्यायवाची शब्द बना दिया है जलज। ज का अर्थ उत्पन्न अर्थात पैदा होना होता है, पर इस शब्द को अलग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जल का अपना अर्थ है, लेकिन ज जो शब्द है इसको हम अलग से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है उत्पन्न होना। जब ये दोनों शब्द आपस में मिल जाते हैं तभी इसको पूर्ण रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिनको हम उपपद तत्पुरुष में रखते हैं। उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण बिल्कुल अलग ही मिलेंगे, आप और भी उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। तटस्थ, तट जमा स्थ। पंकज, पंक जमा ज। कृतघ्न, कृत जमा घन। तिलचट्टा, तिल जमा चट्टा। बटमार, बट जमा मार। बटमार वो व्यक्ति होते हैं जो राह चलते हुए लोगों को लूटने का काम करते हैं। पनडुब्बी, पन जमा डुब्बी। कलम तराश, कलम तराश। गरीब निवाज, गरीब निवाज। तो आप देख रहे हैं कुछ अलग ही प्रकार के शब्द होते हैं।
लेकिन एक अच्छी बात है, 9वीं कक्षा में आपसे इस प्रकार के जो तत्पुरुष समास के प्रकार हम पढ़ रहे हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। आपको साधारण शब्द दे दिए जाएंगे और आपको उसमें समास की पहचान करनी है। आपको सिर्फ इतना बताना है क्या इसमें तत्पुरुष समास है या किसी और प्रकार का समास है। आपको तत्पुरुष समास के भेद की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन स्पेशली आपको कर्म तत्पुरुष या करण तत्पुरुष की पहचान नहीं करनी पड़ती, ना ही अलूक, न और उपपद तत्पुरुष की पहचान करनी पड़ती है। ये कुछ एक्स्ट्रा प्रकार हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। उपपद तत्पुरुष के उदाहरण बिल्कुल ही अलग हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और शब्द हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक और शब्द है उरग। उरग का अर्थ होता है सांप। उर जमा ग। उर होता है छाती, छाती के बल चलने वाला, गमन करने वाले को हम क्या कहते हैं, उरग। तो कंपटीशन में इस तरह के शब्द जरूर पूछ लिए जाते हैं। लक्कड़ फोड़। लक्कड़ फोड़ एक प्रकार का पक्षी होता है जो लकड़ी को फोड़ने वाला होता है अपनी चोंच से। घर घुसा। घर घुसा। घुड़ चढ़ी। घुड़ चढ़ी। सौदागर। सौदागर। चोबदार। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ही अलग प्रकार के उदाहरण उपपद तत्पुरुष समास में रखे जाते हैं, जो 9वीं कक्षा में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपने सिर्फ तत्पुरुष समास को समझना है। 9वीं कक्षा के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। अगर कोई उदाहरण आता है तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं। आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि क्या ये संप्रदान तत्पुरुष है या अधिकरण तत्पुरुष है। आपको सिर्फ पहचान करके बताना है क्या ये तत्पुरुष समास है या किसी और प्रकार का समास है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला और दूसरा पद विशेषण और विशेष्य का कार्य करता है, साथ ही तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। आशा करती हूँ तत्पुरुष समास आपको समझ में आया होगा। देखते हैं कितने ध्यान से आपने वीडियो देखा है, तो आप इन सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। आपके सवालों के जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।